एपिस्टेमोलॉजी में देखेंगे मीन्स ऑफ नॉलेज, इसमें जो आएगा सबसे पहले क्या आपको समझना है कि एपिस्टेमोलॉजी क्या होता है। ओके, तो एपिस्टेमोलॉजी टर्म को आप डिफाइन कर सकते हो कि किसी भी नॉलेज का ओरिजिन क्या है, उसकी नेचर क्या है उस ज्ञान की, और उसके क्या सीमाएं हैं। तो किसी भी नॉलेज के 4 फैक्टर्स रहेंगे, 4। एक है आपका प्रमाता। प्रमाता मतलब जो किसी वो कोई जो किसी विषय को जानता है ना, द सब्जेक्ट हु नोज, जो उस विषय के बारे में जानता है उसको कहेंगे प्रमाता। उस विषय के जो नॉलेज है, उसका जो ऑब्जेक्ट है, उसके जो ज्ञान की वस्तु है, वो कहलाएगी प्रमेय। और उस नॉलेज को पाने का जो तरीका है कि प्रमाण क्या है, प्रूफ क्या है, एविडेंस, तो प्रमाण। और फोर्थ है कि जो आपके पास आखिरी में एक रिजल्टेंट, जो परिणाम रूप आपको नॉलेज मिलेगा, उसको कहेंगे प्रमा। ये 4 टर्म में आपको याद रखने हैं। प्रमाता किसको कहते हैं, प्रमेय किसको कहते हैं, प्रमाण किसको कहते हैं, और प्रमा किसको कहते हैं। ठीक है, तो देखो प्रमा क्या है, एक वैलिड नॉलेज है ना। प्रमा एक वैध ज्ञान है। नॉलेज क्या है, कोई भी ज्ञान का 2 फॉर्म हो सकता है, या तो वो वैलिड होगा या अवैध होगा, इनवैलिड होगा। तो जो वैलिड नॉलेज है उसको आप प्रमा कहते हैं, और जो नॉन वैलिड नॉलेज है उसको आप अप्रमा कहेंगे। ठीक है, प्रमा और अप्रमा, ये चीजें हैं। तो प्रमाण जो है वो वैलिड मीन्स ऑफ नॉलेज होते हैं, जो हमने आपको भी बताया। प्रमाण जो नॉलेज का जो जो तरीका है, जो उसके टूल्स है पाने के, एविडेंस क्या है, उसको बोलेंगे प्रमाण। और उसके 4 मीन्स, आप 4 तरीके से नॉलेज का प्रमाण दे सकते हो। एक है प्रत्यक्ष, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं परसेप्शन। दूसरा है इन्फेरेंस, अनुमान। तीसरा है वर्बल टेस्टिमनी, शब्द। चौथा है कंपैरिजन, उपमान। इनको आपको याद रखना है, ये चारों के चारों जो यहाँ पर अभी हमने आपको बताया कि प्रमाण का 4 डिवीजन है, उसके अंदर 4 चीजें आएंगी, प्रत्यक्ष, अनुमान, शब्द और उपमान। ओके, तो जो इंडियन सबकॉन्टिनेंट में जो अलग अलग स्कूल ऑफ थॉट्स हुए, उन्होंने इन चारों में से किसी ने चारों को अपनाया, किसी ने एक को रिजेक्ट कर दिया, किसी ने 2 को रिजेक्ट कर दिया। तो अलग अलग स्कूल्स ऑफ थॉट के अलग अलग थेरीज है इस पर। तो जो मीमांसा स्कूल है, इसने इस चारों मेथड को अपना लिया। उसने बोला कि जो मीन्स ऑफ नॉलेज है वो प्रत्यक्ष भी है, अनुमान भी है, शब्द भी है, उपमान भी है। लेकिन जो योगा, जो योग स्कूल ऑफ थॉट है, उसने बोला कि केवल परसेप्शन, इन्फरेंस और टेस्टिमनी, मतलब प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द, यही 3 सोर्स ऑफ नॉलेज है, उपमान वगैरह नहीं है। ठीक, बुद्धिज्म और वैशेषिका ने क्या एक्सेप्ट किया, परसेप्शन को एक्सेप्ट किया और इन्फरेंस को एक्सेप्ट किया। आपको पीवाईक्यू जब आप देखोगे, आपको ये सारे क्वेश्चंस मिलेंगे कि बुद्धिज्म स्कूल ऑफ थॉट ने मीन्स ऑफ नॉलेज में किसको किसको एक्सेप्ट किया है, सिर्फ और सिर्फ परसेप्शन और इन्फरेंस को। इस वाले टॉपिक को आपको पूरा रटना है और समझना भी है साथ साथ, लेकिन आपके दिमाग में फिल्टर होनी चाहिए सारी की सारी चीजें। और जो चारावाक है, उसने सिर्फ और सिर्फ परसेप्शन को ही माना है एज मीन्स ऑफ नॉलेज। इतना दूर क्लियर है सभी को? हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे, प्रत्यक्ष क्या होता है, अनुमान क्या होता है, शब्द क्या है, या उपमान क्या है। देखो प्रत्यक्ष जो आपको दिख रहा है आप सामने सामने, अनुमान मतलब आप गेस कर रहे हो, वर्बल टेस्टिमनी शब्द मतलब किसी ने टेक्स्ट बुक में कहीं पे आपको सोर्स मिल गया तो आप उस चीज को कोट करके ले रहे हो। और एक है उपमान, कंपैरिजन, कि आप 2 चीजों के बीच में तुलना करके एक नॉलेज डराइव करते हो। ओके, तो जो इंडियन थेरीज ऑफ नॉलेज है, जो ज्ञान, जो भारतीय सिद्धांत के जो ज्ञान है, उसको 2 भाग में बांटा गया है। एक है स्वतः प्रमाण और दूसरा है परार्थ प्रमाण। स्वतः प्रमाण मतलब कि जो भी आपकी नॉलेज है
उसका वैलिडिटी, उसका वैधता आप खुद देते हो कि हाँ मैंने बोला है, मैं इसकी गारंटी ले रही हूँ, ये सही है। और दूसरा है प्रार्थ प्रमाण। प्रमाण में क्या होगा? प्रार्थ प्रमाण में क्या होता है कि नॉलेज, जो ज्ञान है, वो खुद ब खुद ना ही वैलिड होता है, ना ही इनवैलिड होता है। तो उसके जो प्रमाण, उसकी जो सच्चाई है या उसकी वैधता या अवैधता है, वो डिपेंड करता है अलग अलग समय में अलग अलग टेस्ट के माध्यम से। जब आप उस नॉलेज को टेस्ट करोगे अलग अलग समय में, तो अलग अलग समय में कभी वैलिड होगा, कभी इनवैलिड होगा। तो वो है प्रार्थ प्रमाण। ठीक, ये याद रखना आपको। दो है, स्वतः अपरार्थ। स्वतः मतलब खुद से आप उस ज्ञान की वैलिडिटी देते हो। अपरार्थ में ना तो वो वैलिड है ना इनवैलिड है। वो डिफाइन होता है कि जब आप किसी अलग प्रकार का टेस्ट करते हो उस नॉलेज को उस समय में, तो वहां पर वो या तो सत्य हो सकता है या फिर असत्य हो सकता है। फिर है चारवाका। जो हमने बताया, चारवाका सिर्फ और सिर्फ परसेप्शन को मानता है सोर्स ऑफ नॉलेज। ठीक, इनका कहना है कि किसी भी चीज को अगर आप अपने सेंस, जो आपके सेंस ऑर्गन्स है, उससे आप समझ नहीं सकते हो, तो वो एग्जिस्ट ही नहीं करता है। वही चीज एग्जिस्ट करती है जो जिसको आप अपने सेंस ऑर्गन्स के थ्रू देखते हो, समझ पाते हो। तो इनका कहना है जो फिजिकल बॉडी है, जो हमारा शरीर है, वही सेल्फ है किसी इंडिविजुअल का। ना ही माइंड है, ना ही कॉन्शियसनेस है, ना आत्मा है। ये सारी की सारी चीजें जो है फिजिकल बॉडी के ऊपर नहीं हो सकती। सबसे टॉप पे क्या होगा इनका, जो मानना है कि जो हम एग्जिस्ट करते हैं, हम जैसे इंसान दिख रहे हैं एज अ ह्यूमन, वही है। ये सिर्फ और सिर्फ चार चीजों को ही एडमिट करते हैं: जमीन, पानी, हवा और आग। इसके अलावा वो बाकी सारी चीजों को रिजेक्ट कर देते हैं। जो चीजें इनको प्रत्यक्ष रूप से दिख रही हैं, जो चीजें प्रत्यक्ष रूप से हमारे सेंस ऑर्गन सेंस कर पा रहे हैं, वो उन्हीं को एक्सेप्ट करता है एज अ सोर्स ऑफ नॉलेज। तो ये है चारावाक एपिस्टेमोलॉजी। इतना दूर क्लियर है सभी को? आगे बढ़ते हैं। जैन लॉजिक क्या है? जैनिज्म भी इंडिया में रहा है एज अ रिलीजन, इंपॉर्टेंट रिलीजन रहा है। तो जैनिज्म नॉलेज ने कहा कि दो तरह के चीजें हैं, एक है प्रमाण और एक है न्याय। प्रमाण मतलब जो नॉलेज है किसी भी चीज का, और न्याय मतलब कि आप किसी भी चीज पर जब आप जजमेंट देते हो, न्याय करते हो, तो वो कहलाता है न्याय। तो इनका कहना है कि दोनों, प्रमाण और न्याय, बहुत जरूरी है किसी भी चीज के लिए, के कंप्लीट नॉलेज के लिए। तो इन्होंने डिवीजन किया कि जो नॉलेज आपको प्रमाण के थ्रू मिलता है, अगर डायरेक्ट मिलता है या फिर इनडायरेक्ट मिलता है, तो उसको क्या बोलेंगे? परोक्ष, अपरोक्ष। ठीक है, दो है यहाँ पे, परोक्ष और अपरोक्ष। डायरेक्ट नॉलेज, इनडायरेक्ट नॉलेज। तो डायरेक्ट नॉलेज में क्या आएगा? जो प्रत्यक्ष ज्ञान है, प्रोक्ष। इसमें अवधि ज्ञान, मनःप्राय, केवला ज्ञान, ये तीन तरह के डायरेक्ट नॉलेज है, जिनका दूसरा नाम क्या है? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी या फिर एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन। इन सबको आपको याद रखना है। तो अवधि क्या है? एक डायरेक्ट नॉलेज है चीजों का, किसी भी गिवन स्पेस या गिवन समय में। इसको अवधि कहते हैं और लिमिटेड कहते हैं, क्योंकि ये फंक्शन करता है एक पर्टिकुलर एरिया में और एक पर्टिकुलर समय काल में। मतलब अवधि, इस पर्टिकुलर समय में, पर्टिकुलर एरिया में इस नॉलेज का, आप इस नॉलेज को प्राप्त करते हो डायरेक्टली। मना पड़िया क्या है? ये भी डायरेक्ट नॉलेज है, लेकिन दूसरों के विचार से है, दूसरे के मन से है।
ओके, ये अवधि ज्ञान और एक है मना प्राय। तो दोनों अवधि और मना प्राय जो है, the soul has direct knowledge unaided by the senses of the mind। जो आत्मा है उसके पास डायरेक्टली ज्ञान आती है, ये कहना है जैनिज्म स्कूल ऑफ थॉट का, कि दोनों अवधि और मना प्राय में जो आत्मा है उसके पास डायरेक्ट नॉलेज आती है, किसी भी बिना सेंस या दिमाग की मदद से। इसलिए इसको कहते हैं इमीडिएट, ये एकदम आपको इमीडिएटली आपको ये ज्ञान अंदर से आती है। नेक्स्ट है केवला ज्ञान, ये अनलिमिटेड होता है। अवधि और मना क्या है, लिमिटेड है। तो केवला ज्ञान अनलिमिटेड और एब्सोल्यूट नॉलेज है, आप इसको एक्वायर कर सकते हो। इसको कौन एक्वायर कर सकता है, जो उस आत्मा को लिबरेट कर दिया गया है, जिसको मोक्ष की प्राप्ति हो गई है। ये ना ही किसी स्पेस में, किसी समय में या किसी ऑब्जेक्ट में फंसा हुआ या बंधा हुआ है। तो ये जैनिज्म जो रिलीजन की जो फिलॉसफी है, उसी को यहाँ पर लिया जा रहा है केवला ज्ञान, कि जिसने मोक्ष प्राप्त कर ली है उसी को केवल ज्ञान मिलेगा, जो कि अनलिमिटेड है और एब्सोल्यूट है अपने आप में, और उसपे कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है, समय का, स्पेस का या किसी भी चीज। फिर है इसमें इनडायरेक्ट नॉलेज, है ना, अप्रत्यक्ष ज्ञान। इसमें 5 चीजें हैं, स्मृति, पढ़ते भेजना, तर्क, अनुमान और आगम। सभी को आपको याद रखना है। स्मृति मतलब कि आप किसी भी चीज को याद रखते हो, पास्ट में कुछ हुआ है उसको याद करके फिर आप प्रेजेंट में उसको देख रहे हो। तो जैन्स के लिए क्या है, स्मृति एक वैलिड नॉलेज है, बिकॉज इट इज द करेक्ट फॉर्म्स ऑफ थिंग्स परसीव्ड इन द पास्ट। कि जो पास्ट में जो चीजें आपने सीखी है, जो आपको दिमाग में रह गई है, वो एक सही तरह का नॉलेज है, इसलिए स्मृति क्या है, एक वैध ज्ञान है। नेक्स्ट है इसमें प्रत्यय भेजना या रिकॉग्निशन बोलते हैं इंग्लिश में। इट इज द सिंथेटिक नॉलेज कंट्रीब्यूटेड बाय डायरेक्ट परसेप्शन एंड रिकलेक्शन। ये एक ऐसा नॉलेज है जिसको आप, जो आपने स्मृति, जो पास्ट में आपके दिमाग में चीजें वो रह गई थी वो रहती है, और जो अभी की चीजें हैं उसको आप रिलेट करके रिकॉग्नाइज करते हो कि अच्छा ये ऐसी है या नहीं। इसमें क्या क्या आएगा, समानता, अच्छा ये दो चीजें समान है या असमान है ना, उसकी क्या पहचान है, जिसको बोलते हैं तदत्मय, इसमें क्या अलग है, डिफरेंसेस क्या है, भेद, फिर आप इसकी तुलना करते हो। तो ये सारी की सारी चीजें किसमें आएंगी, प्रत्यय भेजना में। तो रिकॉग्निशन को भी एक वैलिड नॉलेज माना गया है जैन स्कूल ऑफ थॉट में। इसके बाद है तर्क, इसको इंग्लिश में कहेंगे लॉजिक। तो ये किस तरह का ज्ञान है, व्याप्ति है बिटवीन पक्ष एंड साध्या, मेजर और माइनर टर्म के बीच का जो रिलेशन है वो इसमें आता है लॉजिक में। ये डिपेंड करता है, इट डिपेंड्स अपॉन द परसेप्शन वेदर टू थिंग्स, कि जो भी कोई दो चीजें हैं वो एग्जिस्ट करती हैं या नहीं करती थी पास्ट में, फ्यूचर में या प्रेजेंट में। तो व्याप्ति के दो प्रकार है, वेरी इंपॉर्टेंट, अन्वय व्याप्ति और व्यतिरिक्त व्याप्ति। अन्वय व्याप्ति में क्या होता है, कि जो दो भी कोई भी दो चीजें हैं उनके बीच में एक रिलेशन स्टैब्लिश रहती है, लेकिन व्यतिरिक्त में क्या है, रिलेशन स्टैब्लिश नहीं रहती है। जैसे कि एग्जाम्पल देखो यहाँ पे है, जहां पर भी आग है वहां पर धुआं होगा, है ना, जहां पर भी आग लगेगी वहां पर धुआं होगा। ये किसका एग्जाम्पल है, अन्वय व्याप्ति का, मतलब ये दोनों आपस में हमेशा एग्जिस्ट करेंगे। लेकिन आप इसको उलट दो, जहां पर आग नहीं है वहां पर धुआं है, इन दोनों के बीच में रिलेशन नहीं होगा ना, आग ही नहीं है तो धुआं कहाँ से होगा। तो ये एग्जाम्पल है व्यतिरिक्त व्याप्ति का, इसको याद रखना। व्याप्ति क्या है, एक रिलेशन है मेजर और माइनर टर्म के बीच में, पक्षा और साध्या के बीच में, ठीक है। और इसके दो डिवीजन है, अन्वय व्याप्ति, व्यतिरिक्त व्याप्ति। अन्वय व्याप्ति मतलब किसी भी दो चीज के बीच में रिलेशन है, एग्जाम्पल के तौर पे क्या है, जहां पर भी आग है वहां पर धुआं है,
और व्यतिरिक्त व्याप्ति क्या है कि दोनों के बीच में रिलेशन नहीं है, मतलब जहां पर आग नहीं है वहां पर धुआं है, ये गलत बात हो जाएगा, ये रिलेशन एग्जिस्ट नहीं करता है, तो ये व्यतिरिक्त व्याप्ति में आएगा। इसका नेक्स्ट है इन्फरेंस, इनडायरेक्ट नॉलेज का सोर्स जैनिज्म में अनुमान लगाना। ठीक है, तो ये इन्फरेंस के दो प्रकार है, स्वार्थ अनुमान या फिर प्रार्थ अनुमान। स्वार्थ मतलब आप खुद से अनुमान लगा रहे हो, खुद के विचार से, जैसे कि फॉर एग्जांपल द फ्रीक्वेंट विजिबिलिटी ऑफ फायर अंडर स्मोक टुगेदर suffices to convince us of their concomitance, कि अगर आप बार बार देख रहे हो कि जहां पर आग है वहां पर धुआं है, तो आप अपने आप इस बात के तर्क कंक्लूजन पे पहुंचोगे कि इन दोनों में एक व्यापक रिलेशन है, कि जहां पर आग है वहां पर धुआं है। तो ये क्या हो गया, स्वार्थ अनुमान। आपने देखा देखा ऑब्जर्व किया और ओवर द टाइम आप एक जनरलाइज नॉलेज लेकर आ गए। प्रार्थ अनुमान क्या होता है, आप दूसरे को कन्विंस करते हो, आप उसको कन्विंस करते हो कि मैं जो कह रहा हूँ ये सही है। ठीक है, तो परार्थ अनुमान ये है, स्वार्थ अनुमान खुद के लिए। ये भी आपको पीवाईक्यूज में दिखेंगे, मैं कल फिर क्लास लूंगी इसके पीवाईक्यूज पर बेस्ड, तभी जाके आपको क्लियर होगा कि यहाँ पे चल क्या रहा है, लेकिन आज सिर्फ लेक्चर हम लेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है अभी जो आपको हम बताएंगे। जो परार्थ अनुमान है, जब आपको दूसरे को कन्विंस करना होता है कि ये सही नॉलेज है जो हम आपको बता रहे हैं, उसमें 5 स्टेप्स होते हैं। ठीक है, एक है प्रति जाना, कि आपने एक स्टेटमेंट दिया कि पहाड़ी पर आग लगी है, फिर आपने रीजन दिया, हेतु इज रीजन, क्यों, क्योंकि वहां पर धुआं है। फिर है दृष्टंता, कि आप ये कहते हो कि जहां भी धुआं होती है वहां पर आग होती है। उपन्या, उपन्या में मतलब क्या होगा कि जहां पर द स्मोक विच डज नॉट एग्जिस्ट विदाउट फायर इज इन द हिल। उपन्या है कि आप उस चीज को अप्लाई, एग्जाम्पल दे रहे हो कि जहां पर भी आग है वहां पर धुआं है। फिर आप क्या करोगे, उस एग्जाम्पल को इस करंट वाले हिल के इसमें अप्लाई कर दोगे कि ऐसा होता है कि जहां पर आग है वहां पर धुआं है, या पहाड़ी पर आग लगी है मतलब धुआं है। तो आप एक कंक्लूजन निकालोगे कि हाँ पहाड़ी पर धुआं है। तो आपने यहाँ से शुरू किया था प्रति जाना से, लास्ट में अंत में आप उसी पर आ जाते। ठीक है, तो ये है 5 स्टेप्स प्रार्थ अनुमान के, आप दूसरे को कन्विंस जब करना होता है। फिर इसमें एक टर्म है आगम। आगम क्या होता है, इट इज द नॉलेज ऑफ अ थिंग थ्रू द वर्ड्स ऑफ रिलायबल पीपल। कोई भरोसेमंद आदमी आपको कोई नॉलेज दिया तो आप उस पर भरोसा कर सकते हो। आगम के दो प्रकार होते हैं, लौकिक और अलौकिक। लौकिक और अलौकिक क्या होगा, कोई बताओ चैट बॉक्स में, बहुत इजी है। लौकिक और अलौकिक। लौकिक मतलब सेक्युलर, अलौकिक मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। तो सेकुलर में क्या होगा कि जो भी कोई इंसान जो एग्जिस्ट करता है उसके मुंह से निकले हुए शब्द। और अलौकिक मतलब भगवान ने कहा है, वेदों में लिखा है, या होली टेक्स्ट बुक में लिखा है, तो वो हो जाता अलौकिक। ठीक है, देखो इसमें जो न्यायवाद है, न्यायवाद में क्या होता है कि एक स्टैंड पॉइंट होता है किसी भी चीज का, जहां से आप एक स्टेटमेंट देते हो। तो न्यायवाद क्या कहता है कि जितनी भी सच्चाई है वो क्या है, रिलेटिव है, कोई भी एब्सोल्यूट ट्रुथ नहीं है।
7 प्रकार के न्याय है, जिसमें जो पहले 4 है उसको कहते हैं अर्थ न्याय, क्योंकि वो किसी ऑब्जेक्ट या मीनिंग से रिलेटेड है, अर्थ देते हैं, मीनिंग देते हैं। और जो आखिरी 3 है उसको बोलते हैं शब्द न्याय, क्योंकि क्योंकि वो किसी शब्दों से रिलेटेड है। इसमें 2 आएगा, शब्द और अर्थ। अर्थ मतलब मीनिंग, शब्द मतलब जो वर्ड, वर्ड आ गया, वर्ड की मीनिंग। ओके, तो अस्याद व्याज या फिर सप्तभंगी न्याय, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है जैन लॉजिक का। इसके अनुसार हम किसी भी चीज का थोड़ा सा ही सच्चाई देख सकते हैं, तो हमारा जजमेंट है उसके आधार पर वो क्या है, बहुत ही अपने आप में रिलेटिव है, मतलब कुछ भी एब्सोल्यूट नहीं है। तो द नॉलेज ऑफ एवरी ऑब्जेक्ट इज नॉट एब्सोल्युटली, किसी भी चीज के बारे में जो आपको जानकारी है वो पक्का पक्की जानकारी नहीं, वहां पर कुछ ना कुछ कमी रह जाएगी, या आप उसको किसी चीज के तुलना में उस नॉलेज को आप देख रहे होगे। ठीक है, तो इसमें 7 स्टेप्स है। एक है मे बी, कि शायद होगा, उसको बोलते हैं स्याद अस्ति, शायद नहीं होगा, स्याद नस्ति। फिर है कि होगा भी नहीं भी होगा, स्याद अस्ति नस्ति, है ना। फिर है कि जो चीज को आप एक्सप्रेस नहीं कर सकते हो, स्याद अव्यक्तव्य। फिर है कि आप कर भी सकते हो नहीं भी कर सकते हो, स्याद अस्ति अव्यक्तव्य। इसी तरीके से 6 में स्याद नास्ति अव्यक्तव्य, मतलब जो चीज नहीं भी है और आप उसको एक्सप्रेस नहीं कर सकते। और 7वां है कि शायद चीज है भी कहीं भी है, आप उसको एक्सप्रेस नहीं कर सकते। तो ये स्याद अस्ति नास्ति अव्यक्तम। अव्यक्तम मतलब आप एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे, शायद मतलब प्रोबेबली, मे बी, अस्ति है, नास्ति नहीं। तो ये है 7 स्टेप्स स्यादवाद का, जो जैन लॉजिक में बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा नाम है सप्तभंगी न्याय। फिर हम देखेंगे बुद्धिस्ट एपिस्टेमोलॉजी की। बुद्धिस्ट जो बौद्ध लोग जो पूरा चिंतन विषय में थे इन लॉजिक को लेकर, उनका क्या पकड़ था एपिस्टेमोलॉजी पर। तो इसको जो 4 स्कूल ऑफ बुद्धिज्म के, इसके अलग अलग अपने अपने ओपिनियन है, योगाचार, मध्यमिका, स्वतंत्रिका, वैवासिका, इनके अलग अलग अपने अपने रीजनिंग है एपिस्टेमोलॉजी को लेकर। तो स्वतंत्रिका क्या कहता है कि जो एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट्स है, जो बाहरी की चीजें हैं, आप उसको परसेप्शन से नहीं देख सकते। वैवासिका क्या कहेगा कि जो नॉलेज है एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट्स की, आप उसको भी परसेप्शन मतलब प्रत्यक्ष रूप से उसको देख सकते हैं। वैवासिका फिलोसफर्स हैव क्रिटिसाइज्ड, अब ये लोग आपस में क्रिटिसाइज करेंगे, ये इसको इसके कुछ 4 खामियां गिनाएंगे, ये इनके अलग 4 खामियां गिनाएंगे, ये कॉमन है, ये चलता रहता है आपस में। तो वैवशिका के अनुसार द इन्फरेंस ऑफ थिंग्स एक्सटर्नल टू नॉलेज इज सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टिंग, जो भी आप इन्फरेंस ड्रॉ करते हो किसी बाहरी चीजों के लिए, वो अपने आप में क्या हो जाएगा, विरोधाभास हो जाएगा। अगर इफ ऑल द एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट्स आर इन्फर्ड बाय द नॉलेज, नथिंग कैन बी नोन बाय परसेप्शन। इनका कहना है कि अगर आप सारी की सारी चीजों को, जो एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट्स हैं, आप उसको नॉलेज से प्राप्त कर लोगे, तो परसेप्शन का कोई काम ही नहीं है ना। इन द एब्सेंस ऑफ परसेप्शन देयर कैन बी नो रिलेशन ऑफ कॉन्कॉमिटेंस, अगर परसेप्शन ना हो तो किसी भी प्रकार का रिलेशन आपको नहीं दिखेगा, किसमें, मेजर और माइनर में। मतलब जो हमने आपको एग्जांपल दिया था, कौन सा, आग और धुआं, जहां आग है वहां धुआं है ना। तो वैवशिका कहते हैं, एक्सेप्ट करते हैं कि प्रेजेंस ऑफ द एक्सटर्नल थिंग्स एंड कंसीव देम, कि जो भी चीजें बाहरी चीजें हैं वो उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं, उसके नॉलेज को उसको देख रहे समझ रहे, और उसको कंसीव कर रहे हैं कि ऐसा सब्जेक्ट है क्या, परसेप्शन से भी आप उसको पता कर सकते हैं। तो वैवशिका का कहना है कि जो प्रमाण है उससे डायरेक्ट नॉलेज पॉसिबल है। तो प्रमाण 2 प्रकार के हैं, एक प्रत्यक्ष और दूसरा अनुमान। दोनों को, दोनों प्रमाण को कहेंगे हम क्या, सामाय सामक ज्ञान, मतलब राइट नॉलेज। परसेप्शन और इन्फरेंस, इन दोनों को इन्होंने वैलिड नॉलेज माना है, और इसी के द्वारा आप सारे के सारे जो पुरुषार्थ है उसको आप अटेन कर सकते हो। तो प्रत्यक्ष इज द नॉलेज डिवाइड ऑफ इमेजिनेशन एंड एरर। इनका कहना है जो प्रत्यक्ष
जो नॉलेज है उसमें आप किसी तरह की कल्पनाएं नहीं कर सकते, इसमें ना ही किसी तरह की गलती हो, जो है सो है, वो सामने है। ओके, तो इनका कहना है कि जो नॉलेज है वो 4 प्रकार के हैं। एक है इंद्रिय ज्ञान, जिसको आप अपने सेंसेस के थ्रू प्राप्त करते हो, जो आपके 5 सेंसेस है। नेक्स्ट है मनोविज्ञान, अपने सेंसेस से चीजों को देखा, ज्ञान अर्जित की, उसके बाद आपका जो मन है, तो सेंसुअल नॉलेज इन द फॉर्म ऑफ समान समांतर प्रत्यय, जिसे मेंटल मॉडिफिकेशन होता है। जिस समांतर, देखो ये क्या है, ये पहले टर्म समझ लो। समांतर प्रत्यय is a mental modification in the absence of which there is no knowledge even after continued seeing. Thus, मनोविज्ञान is born of both the object and the consciousness. कि आप किसी चीज को देख रहे हो, समझ रहे हो, लेकिन उसके जो बियॉन्ड नॉलेज है, जो आपको नहीं दिख रहा है प्रत्यक्ष रूप से आपके सेंसेस के थ्रू, तो आप वहां पर अपने ब्रेन में मेंटली उस चीज को रीड करते हो, समझने की कोशिश करते हो, तो वो होता है मनोविज्ञान। फिर इसमें आत्म संवेदना, इसमें क्या करते हैं कि आप मैनिफेस्ट करते हो, सोचते हो, और फिर उसके हिसाब से फिर आप एक नॉलेज को ड्राइव करते हो। फिर एक है योगिक ज्ञान, इसमें कि अल्टीमेट नॉलेज है किसी भी चीज का। इसमें एक टर्म आपको याद रखना है, स्वलक्षणा। स्वलक्षणा is that object in which there is difference in the form of knowledge by the presence and the absence of its contact. It is by it that a thing has the capacity to do anything, hence it is said to be परमार्थ सत्य। ये स्वलक्षणा में क्या है कि कोई भी चीज जो है इज द ऑब्जेक्ट इन विच देयर इज डिफरेंस, जो अलग अलग प्रकार के नॉलेज है उसमें आपको अंतर दिखेगा जब वो प्रेजेंस रहेगा वो चीजें, या फिर एब्सेंट रहेगा, है ना। तो ये रिप्रेजेंट करता है आपको किसी भी चीज का रियल नेचर। कोई भी इंडिविजुअल है उसके अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे, वो कैसे अलग है आपस में, उन सबको स्वलक्षणा के अंदर इसके कैरेक्टरिस्टिक्स में काउंट होता है। इसका उल्टा है सामान्य लक्षण। सामान्य लक्षण मतलब क्या होता है, जो बहुत सारे लोग हैं उनमें कॉमन क्या है, जैसे इंसान है तो उसके 2 हाथ है 2 पैर है, इस तरीके से, तो सामान्य। और स्वलक्षण मतलब उसके अंदर क्या यूनिक है, उसके के अंदर क्या खास और सबसे अलग चीज है। ठीक है, तो ये 2 डिफरेंस है, स्वलक्षण और सामान्य लक्षण। देखो, इतना दूर क्लियर है। नेक्स्ट है स्वतंत्रिका स्कूल। इनके अनुसार इन्फ्लुएंस पे इनका फोकस है, और ये कहते हैं कि किसी भी नॉलेज के 4 कॉज होते हैं। एक है आलम्बन, इट इज द कॉज ऑफ एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट लाइक जग फॉर एग्जांपल। फिर है समानांतरा, क्योंकि इसमें क्या करते हैं आप, जब प्रीवियस मेंटल स्टेज है, फॉलोइंग स्टेज आते हैं। समांतर क्या है, जो पहले की चीजें और अभी की चीजें आपको दिख रही थी, समानताएं क्या है। फिर है अधिपत। अधिपत, the senses have been called as the adhipati pratyaya of the knowledge. It is a normative cause. Without the senses there can be no external knowledge. कि बिना सेंस के किसी भी प्रकार का आपको एक्सटर्नल नॉलेज नहीं मिल सकता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे जग का एग्जाम्पल दिया कि जग है, आपको दिख रहा है, समझ आ रहा है। फोर्थ है इसका सहकारी प्रत्यय, कि किसी भी नॉलेज को प्राप्त करने के लिए क्या इंपॉर्टेंट कंडीशन होंगे। अब योगाचारा स्कूल भी इसी का है ना, बुद्धिज्म का। इनका कहना है कि जो फिजिकल वर्ल्ड है उसका कोई एग्जिस्टेंस नहीं है,
कॉन्शियसनेस के अलावा अगर आप कुछ भी एडमिट करते हो कि कुछ एग्जिस्ट करता है आपके कॉन्शियसनेस के बाहर, तो वो एग्जिस्ट नहीं करता। ये है मानना योगाचारा स्कूल का। मतलब इसका क्या होगा? ये महायान बुद्धिज्म के अंदर आता है योगाचारा स्कूल का। इनका मानना ये है कि जो भी ज्ञान आपको प्राप्त हो रहा है उसका जो फंडामेंटल सोर्स है वो क्या है? आपका कॉन्शियसनेस है। तो आप मेडिटेशन के थ्रू नॉलेज प्राप्त कर सकते हो। तो ये है योगाचारा। अब नेक्स्ट है न्याय वैशेषिका एपिस्टेमोलॉजी। इसमें दो चीजें को कंबाइन किया गया है, एक है न्याय, एक है वैशेषिका। तो न्याय सिस्टम जो रिकॉग्नाइज करता है सारे प्रमाण को, जो हमने आपको पिछले पहले बताए, परसेप्शन, इन्फरेंस अनुमान, शब्द और कंपैरिजन। और वैशेषिका रिकॉग्नाइज करता है सिर्फ और सिर्फ दो प्रमाण को, वो है परसेप्शन और इन्फरेंस। आप इसको याद रख सकते हो, VIP, V से वैशेषिका, I से इन्फरेंस, P से परसेप्शन। ठीक है, ये है इसमें। परसेप्शन को डिवाइड किया गया है दो फॉर्म में, अभी पीछे 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 ही बताया, लौकिक है और अलौकिक। लौकिक जो सेक्युलर है, अलौकिक मतलब डिवाइन। डिवाइन मतलब सोर्स ऑफ नॉलेज क्या होगा? वेदा टेक्स्ट बुक या गॉड या होली बुक्स। और सेक्युलर में सोर्स ऑफ नॉलेज क्या होगा? जो इंसान है, जो कह रहे हैं वो। अब जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परसेप्शन है उसके तीन अलग अलग डिस्टिंक्शन है। एक है सामान्य लक्षण, परसेप्शन ऑफ क्लास, कि सबके पास क्या क्या कॉमन क्वालिटीज है। ह्यूमन बीइंग्स है तो दो हाथ है, दो पैर है। और डियर है तो उसके चार टांगे होंगे, उसके बॉडी पे इस तरह से डिजाइन होंगे, या फिर उसके सींग होंगे, इस तरीके से, है ना। फिर है एक कॉम्प्लिकेशन जिसको बोलते हैं ज्ञान लक्षण, और एक है इंट्यूशन, कि आपका जो इंट्यूशन क्या कह रहा है, इसको बोलते हैं योगज। तो जो न्यायिकाज है वो मेंटेन करते हैं किसी भी स्टेज, परसेप्शन के दो स्टेज का। एक है निर्विकल्प और एक है सविकल्प। निर्विकल्प मतलब इनडिटर्मिनेट, सविकल्प मतलब डिटर्मिनेट। ये दोनों मतलब बताओ कोई, इनडिटर्मिनेट, डिटर्मिनेट। डिटर्मिनेट मतलब है कि कोई भी चीज जो फिक्स है ना। और इनडिटर्मिनेट मतलब जो चीजें क्लियर ना हो, फिक्स ना हो, है ना, वेग हो, तो वो है इसमें। तो जो गौतम है, जो ऋषि गौतम हुए, उन्होंने इस डिस्टिंक्शन ऑफ परसेप्शन को एक्सेप्ट किया। सामान्य लक्षण, ज्ञान लक्षण एंड योगजा। ये अभी हम हमने आपको पीछे भी बता रखा है कि इसमें प्रति जाना होगा कि हिल पे आग लगी है। क्यों? क्योंकि वहां पे धुआं दिख रहा है। फिर आप एक उदाहरण दोगे कि जहां पर भी धुआं है वहां पर आग है। फिर फोर्थ है उपन्या। आप उस उदाहरण को अपने करंट सिचुएशन में इम्प्लीमेंट करोगे कि हिल इज स्मोकी विच इज इनवेरिएबली एसोसिएटेड विद फायर। वहां पर धुआं है, धुआं है तो मतलब आग है, इसलिए हिल पर क्या है? आग है। तो ये फाइनली कंक्लूड करता है, मैच करता है लास्ट में। इसको आप याद रख सकते हो फून से। पी से प्रति जाना, एच से हेतु, यू से उदाहरण, फिर उपन्या, और फिर निगमान। प्रति जाना क्या है? एक लॉजिकल स्टेटमेंट जिसको आपको प्रूव करना है अंत में जाके। हेतु क्या है? रीजनिंग। फिर थर्ड है उदाहरण। उदाहरण मतलब यूनिवर्सल कॉन्कोमिटेंस,
कि जहां पर भी आग है वहां पर धुआं, इस तरह की चीजें। फोर्थ है उपन्या, मतलब आप उस जो उदाहरण है आप उसको अप्लाई कर रहे हो अपने प्रेजेंट केस में। अब फिफ्थ है आपका निगमान, कंक्लूजन। इन पांचों को मिलाकर बोला जाता है अव्ययवास। अव्ययवास या अवयव, ये पांचों जो फूल है, इनको मिला के बोला जाता है अवयव। फिर है आप नेक्स्ट देखो, लिंग प्रमाणसा। तो न्याय सिलोजिज्म के 5 टर्म है, उनमें से जो मिडिल टर्म है वो एक ब्रिज का काम करता है, किसके बीच में? मेजर और माइनर टर्म के बीच में आपको क्या मिलेगा? मिडिल टर्म। तो जब मेजर टर्म के साथ मिडिल टर्म का रिलेशन होगा उसको बोलते हैं लिंग परामर्श। किस प्रकार से जो मिडिल टर्म है वो मेजर टर्म से जुड़ा हुआ है। अब ये मिडिल टर्म, मेजर टर्म, माइनर टर्म क्या होता है, इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। The book is good because, अच्छा नहीं, ये वाला एग्जांपल नहीं लेंगे। मिडिल टर्म जैसे आपके पास एक प्रेमाइस 1 है, एक प्रेमाइस 2 है और एक कंक्लूजन है ना। तो प्रेमाइस 1 में और प्रेमाइस 2 में जो कॉमन चीजें होती है उसको कहते हैं मिडिल टर्म। यूट्यूब पे ना हमारा एक वीडियो पड़ा होगा पुराना, आप उसको देख सकते हैं उसको समझने के लिए एग्जांपल्स के थ्रू। फिर प्रेमाइस 1, प्रेमाइस 2, जो कंक्लूजन आपके पास एक स्टेटमेंट रहेगा, है ना। तो उसका जो लास्ट वाला रहेगा उसको बोलते हैं मेजर टर्म, जो पहले आ जाता है उसको बोलते हैं माइनर। इसको आप एक एग्जांपल ले लो। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, ऑल कैट्स आर मैमल्स। ये है प्रेमाइस 1। प्रेमाइस 2 है सॉक्रेट्स इज अ कैट, ये है प्रेमाइस 2। फिर कंक्लूजन, सॉक्रेट इज अ मैमल, है ना। ये है कंक्लूजन। अब देखो इसमें कॉमन क्या है, प्रेमाइस 1 और प्रेमाइस 2 में क्या है? जो कॉमन है इसको कहेंगे हम मिडिल टर्म। ठीक। जो कंक्लूजन का प्रेडिकेट होता है जो लास्ट में आता है वो कहलाता है मेजर टर्म। तो मेमल क्या हो गया? मेजर टर्म। और सॉक्रेट क्या हो गया? माइनर टर्म। तो यहाँ पे लिंग प्रमाणसा क्या है कि जो मिडिल टर्म है ना, और जो मेजर टर्म है वो आपस में किस तरह से रिलेटेड है, उसी को कहते हैं लिंग प्रमाणसा। उनका क्या रिलेशन है मिडिल और मेजर टर्म का आपस में? मिड माचा, मिड, मिडिल और मेजर, मिड माचा। मिडिल टर्म के 5 कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इसमें से कोई भी एक कैरेक्टरिस्टिक का उल्लंघन हो जाएगा तो वहां पर हो जाता है हेत्वाभास। और हेत्वाभास एग्जाम में आपसे बहुत पूछे जाते हैं। हम जब इसके लिए एमसीक्यूज करेंगे कल, तो ये सारे कॉन्सेप्ट जो है वहां पर क्लियर होते चले जाएंगे। सबसे पहला है कि इसको हमेशा अपने माइनर टर्म में प्रेजेंट रहना है। ठीक है, इसको बोलते हैं पक्ष धर्मता। फिर है कि सेकंड कि इसको हमेशा प्रेजेंट रहना है जितने पॉजिटिव एग्जाम्पल है जहां पर मेजर टर्म प्रेजेंट है वहां पर, इसको बोलते हैं सपक्ष सत्वा। फिर एक इट मस्ट बी एब्सेंट इन ऑल नेगेटिव इंस्टेंसेस, जितने भी नेगेटिव इंस्टेंसेस हैं उन सब जगह पर इसका एब्सेंट रहना जरूरी है, इसको बोलते हैं विपक्ष सत्वा। इट मस्ट बी नॉन इनकम्पेटिबल विद द माइनर टर्म, मतलब अबाधित, कि जो माइनर टर्म है और मिडिल टर्म है वो आपस में उनमें कुछ ऐसा रिलेशन ना एस्टेब्लिश हो जिससे कि जो चीजें है वो पलट जाए, जो एक्सेप्टेड नॉर्म है वो पलट जाए। फिफ्थ है इट मस्ट बी क्वालिफाइड बाय द एब्सेंस ऑफ काउंटरैक्टिंग रीजंस व्हिच लेड टू अ कॉन्ट्राडिक्टरी कंक्लूजन, मतलब द फैक्ट ऑफ बीइंग कॉज्ड, जो कारण है किसी भी चीज का उसका आप इस्तेमाल नहीं कर सकते उस चीज के इटरनलिटी को प्रूफ करने के लिए। देखो
ये जितने 5 चीजें हैं ना, पक्षधर्मता, सपक्ष, विपक्ष, अबाधित और अविरुद्ध, इन सबको हम जब क्वेश्चंस करेंगे तो वहां पर और क्लियरली हम इसको एक्सप्लेन करते जाएंगे कि यहाँ पर कौन सा उल्लंघन हुआ है और किस तरह का हेत्वाभास यहाँ पर हो रहा है। लेकिन आपको ये टर्म याद रखना है, पक्षधर्मता क्या होता है, सपक्षतवा क्या है, विपक्षतवा क्या है, अबाधित क्या है, अविरुद्ध क्या है। इसके एक एग्जाम्पल देखेंगे। ये हेत्वाभास ये हम कल करेंगे, इसको कंटिन्यू, और क्वेश्चंस भी करेंगे। ठीक है, हम नेक्स्ट क्लास में फिर कंटिन्यू करते हैं बाकी चीजें, अभी ओवरलोड हो जा रहा है। हेत्वाभास से स्टार्ट करेंगे कल। चलो क्लास एंड करते हैं।